हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से आज हम लोग भाई एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, और ये है आपका फैक्ट सीरीज़। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग फैक्चुअल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। और अभी क्वेश्चन कुछ पोस्ट किए जा रहे हैं चैनल के ऊपर, तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं पता है या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके का आपका शॉर्ट वीडियो जैसे 10 से 15 या फिर 20 मिनट के लेंथ का या फिर ड्यूरेशन का आपको बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, ताकि आपका जो स्टडी है वो कंटिन्यू चले। और जो हम लोग का वाइंडिंग का क्लासेस चल रहा है वो तो आपका चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो डीपली कॉन्सेप्ट है भाई, तो उसमें थोड़ा सा आपका लेक्चर लंबा चला जाएगा और टाइम भी थोड़ा लंबा लगेगा। ओके, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे भाई, जैसे ये बल्ब आप देख रहे हैं, इसको हम लोग नाइट बल्ब बोलते हैं या फिर कहिए इसी को हम लोग 0 वॉट बल्ब भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस बल्ब को अगर आप 8 घंटे के लिए चला रहे हैं, 6 घंटे के लिए चला रहे हैं, तो क्या ये बिजली बिल कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा? इसके चलते आपको कुछ बिजली बिल पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग को पता है जो एनर्जी होता है भाई, ठीक है, एनर्जी इक्वल टू क्या है? पावर इनटू टाइम। तो अगर इस बल्ब को हम लोग 0 वॉट बल्ब बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर जो है 0 कंज्यूम कर रहा है। तो अगर हम लोग 0 पावर इनटू टाइम, टाइम मतलब 10 घंटे के लिए चला रहे हैं, फिर पूरे रात के लिए चला रहे हैं, 12 घंटे के लिए चला रहे हैं, तो ओवरऑल जो आपका यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगा ये तो 0 किलोवाट आवर का ही होगा, यानी कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, यानी इसके चलते आपको पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही आता है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? इस चीज को आज हम लोग प्रूफ करेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई दीज बल्ब आर कॉल्ड 0 वॉट बल्ब, या फिर कहिए यहाँ पे हम लोग वॉट लिख देते हैं। 0 वॉट बल्ब क्यों कहा गया इसको, या फिर कब कहा गया? ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे भाई इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में आना पड़ेगा। ओके, क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में ही हम लोग क्या करते हैं? एमीटर बनाते हैं, वोल्ट मीटर बनाते हैं, एनर्जी मीटर बनाते हैं, वॉट मीटर बनाते हैं। ओके, तो एनर्जी मीटर का क्या काम है कि आप जो भी बिजली एक तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, फैन जला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, उसको एक तरीके से क्या करना, वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है किलोवाट आवर में, उसको कैलकुलेट करना, उसको रीड करना, रिकॉर्ड करना, उसके बाद फिर आपको 1 मंथ के बाद आपको बिजली बिल पे करना होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की बात करें, तो यहाँ पे भाई खासकर हम लोग बात कर रहे हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट चल रहा है आपका यहाँ पे? एनालॉग। ठीक है, 2 तरीके का आपका इंस्ट्रूमेंट होता है मेजरिंग के लिए, एक हो गया एनालॉग और एक हो गया आपका डिजिटल। तो एनालॉग के ऊपर अगर बात करें तो जैसे आपने देखा होगा भाई, आपके घर में जो मोटर लगा हुआ है, सबमर्सिबल मोटर, तो उसको चलाने के लिए हम लोग का स्टार्टर होता है। तो उस स्टार्टर में आप देखिएगा आपका क्या होता है, 2 चीज लगा होता है इंस्ट्रूमेंट का। एक हो गया आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, ये मान लेते हैं इसका पॉइंटर हो गया इस तरीके का, और इधर आपका कुछ इस तरीके का स्केल बना होता है, राइट। और इसी की में एक एमीटर भी लगा होता है, ये मान लेते हैं आपका एमीटर हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये करंट को मेजर करके बताता है कितना करंट ले रहा है एम्पियर में, और वो वोल्टेज को एक तरीके से दर्शाता है। तो यहाँ पे भाई ये जो पॉइंटर लगा हुआ है, ये पॉइंटर क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है, मूव करता है एक तरीके से। ओके, तो इसको मूव करने के लिए हम लोग को टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क कैसे आएगा? ठीक है, या फिर कहिए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे 3 तरीके का टॉर्क पढ़ना होता है। ओके, एक हो गया आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसी को हम लोग मेन टॉर्क भी बोलते हैं, क्योंकि यही टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है इन पॉइंटर को क्या करने के लिए? मूव कराने के लिए। ओके, उसके बाद डैम्पिंग टॉर्क, क्योंकि ये पॉइंटर जो है कहीं ना कहीं आके रुकेगा तो थरथराएगा इस तरीके से, क्योंकि काफी लाइट वेटेड होता है। तो अगर ये इस तरीके से थरथरा रहा है, कंपन कर रहा है, तो जो यहाँ पे रीडिंग लेने वाला व्यक्ति है खड़ा, उसको काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। ये कितना देर में एक तरीके से स्टॉप होगा, टाइम लगेगा ना इसको रुकने में।
तो ये एक तरीके से क्या होगा, डिले होगा, काफी डिले होगा। तो इसको एक तरीके से तुरंत रोकने के लिए, इसके थरथराहट को, वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम लोग डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं। बहुत तरीके का डैम्पिंग होता है, एयर डैम्पिंग हो गया, ऑयल डैम्पिंग हो गया, ओके। उसके बाद फिर लास्ट होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क में क्या होता है कि ये जो पॉइंटर यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, इसमें जैसे ही डिफ्लेक्शन टॉर्क आएगा तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे एंड में ना पहुंच जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग लगा करके इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपने पढ़ा होगा भाई तो ये सब पता होगा, ओके। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता कहां से है, या फिर कहिए टॉर्क कैसे आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आपने मोटर पढ़ा होगा, यानी इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा होगा भाई, और यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इसको बनाने के लिए ही हम लोग का क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके का मेथड है, और उसी मेथड के बेसिस पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपका हो गया परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है, ये एक मेथड है। आप सीधे सीधे कह सकते हैं जैसे डीसी मोटर काम करता है ना, डीसी मोटर में टॉर्क कैसे आता है, उसको बोलते हैं इंटरेक्शन टॉर्क। मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक तो आपका ये हो गया नॉर्थ, इधर हो गया आपका साउथ, और बीच में आपका कॉइल डला हुआ होता है, फिर कहिए कुछ इस तरीके का आपका कंडक्टर डला हुआ है, राइट। तो सीधी सी बात है भाई, ये आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल बन रहा है, और इसमें जब हम लोग करंट देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक में अंदर की तरफ जा रहा है तो दूसरे में बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसको मैं 2D डायग्राम में दिखा सकता हूं, नॉर्थ, इधर आपका साउथ, यहां पे आपका जो अंदर की तरफ करंट जा रहा है इसको मैं क्रॉस दिखा देता हूं, और इसको मैं यहां पे डॉट दिखा देता हूं। तो क्योंकि इसमें करंट है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये बाहर की तरफ है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। और जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है ये तो आपका जा ही रहा है इस तरीके से नॉर्थ से साउथ। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था भाई वाइंडिंग लेक्चर नंबर 1 में कि कैसे यहाँ पे ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करके टॉर्क बनाता है। क्योंकि ये मोटर है तो लेफ्ट हैंड रूल लगा लेते हैं, सबसे सिंपल, ये जा रहा है इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट आपका ये बाहर की तरफ आ रहा है। इस वाले कंडक्टर पे देखते हैं, अभी हम लोग ए डैश के ऊपर बात कर रहे हैं, करंट बात है तो टॉर्क ऊपर लगेगा, यानी ये कंडक्टर ऊपर उठने की कोशिश करेगा। इस वाले पे देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, करंट आपका अंदर की तरफ जा रहा है तो इसको अंदर तरफ मिडल फिंगर, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर हो गया? यानी ये एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरेक्शन टॉर्क, या फिर कहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन टॉर्क, ओके। तो इसी के ऊपर फिर आपका वोल्ट मीटर बनता है, मतलब वोल्टेज मीटर बनता है, उसका फैमीटर बनता है, उसमें फिर रेंज बढ़ा है, उसके उसी तरीके से फिर आपका और भी प्रिंसिपल है, जैसे डायनेमो टाइप हो गया, इंडक्शन टाइप हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप हो गया, ओके। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, ओके। इतना आपको समझ में आ गया होगा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। देखिए, तो अभी हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हम लोग का था कि जो 0 वॉट बल्ब है, या फिर कहिए जो नाइट बल्ब है, वो एनर्जी 10 घंटा चलाने पे कितना कंज्यूम करेगा, 0 किलोवाट आवर कंज्यूम करेगा या फिर कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। तो वही है कि सो दिस क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, एक स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, ये मान लेते हैं आपके पास एक 12 वोल्ट का बैटरी है, प्लस हो गया माइनस हो गया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, केस 1 में मेरे पास एक कॉपर वायर है, ठीक है, ये मान लेते हैं मेरे पास कॉपर वायर है, और इसको मैंने क्या कर दिया, दोनों टर्मिनल को ला करके यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट कर दिया, जोड़ दिया इस तरीके से। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे मैं करंट निकालने की कोशिश करूं तो I इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज मेरा यहाँ पे 12 वोल्ट है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो छोटा सा वायर है इसका रेजिस्टेंस तो भाई नेग्लिजिबल होगा, 0 होगा, और इस 12 वोल्ट के बैटरी के चलते जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी काफी स्मॉल होगा, यानी रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे एक तरीके से काफी स्मॉल है, मान लेते हैं 0.002 ओम है। तो ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करेंगे
12 और ये 3 जीरो ऊपर आ जाएगा और ये भागा दे देंगे 2, यानी कितना 6000 एम्पियर। सोचिए 6000 एम्पियर का करंट फ्लो होगा इसके अंदर, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट होगा यानी I2R लॉस होगा और यहाँ पे 6000 एम्पियर करंट है और यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट जो है इसमें करंट स्क्वायर में होता है और इनटू रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू भले ही ये स्मॉल है लेकिन करंट स्क्वायर में इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे तुरंत आग लगा देगा। क्लियर हुआ? ये कॉपर वायर आपका मेल्ट हो जाएगा। यानी अगर करंट को मेरे को लिमिट करना है भाई तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? रेजिस्टेंस मेरा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरा काफी कम था इसीलिए करंट मेरा बहुत लार्ज आया है। और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वोल्टेज हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे आपके घर में 220 वोल्ट हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप बाइक की बात करें तो उसके लिए 12 वोल्ट कांस्टेंट है, कार की बात करें तो उसमें भी 12 वोल्ट कांस्टेंट है, ठीक है। तो वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है। अब ये मत सोचिएगा कि रेजिस्टेंस, जिस लोड का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम आएगा, ऐसे नहीं होता। इसको भी और बेटर तरीके से क्लियर करते हैं। देखें सेकंड केस लेता हूं मैं। सेकंड केस में अगेन वही मेरे पास बैटरी है, ठीक है। ये अगेन मेरे पास वही बैटरी है 12 वोल्ट का प्लस माइनस, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे एक 12 वोल्ट का और मान लेते हैं 48 वॉट का बल्ब लगा दे रहा हूं भाई, ठीक है। मेरे पास एक बल्ब है एक तरीके से, ओके, इस तरीके का मेरे पास एक बल्ब है। तो यहां पे जब मैं इसको जोड़ूंगा बल्ब को तो यहां पे देखते हैं करंट कितना आता है। करंट की बात करें तो I इक्वल टू वोल्टेज मेरा 12 है, रेजिस्टेंस मेरे को निकालना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज और पावर रेटिंग दिया होता है, रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें कितना हो जाएगा आपका, यहां पे होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P, ठीक है। तो वोल्टेज कितना है 12 यानी कितना 144, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। पावर मेरा कितना है 48, ये आ गया मेरा ओम में। क्लियर हो गया? यहाँ पे पुट करते हैं रेजिस्टेंस की जगह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 48 मेरा ऊपर आ जाएगा और 144 मेरा नीचे आ जाएगा। ये 12 बार में कट जाएगा और ये 12 चौके 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 4 एम्पियर का करंट आपका एक तरीके से इस केस में आएगा, यानी इस बैटरी से 4 एम्पियर का करंट एक तरीके से विड्रॉ होगा। क्लियर हुआ? तो आप देख रहे हैं भाई कि यहां पे करंट ऑटोमेटिक लिमिट हो गया। लिमिट क्यों हो गया? क्योंकि इस बार हम लोग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था, समझ रहे बात को, और इस रेजिस्टेंस ने करंट को ऑटोमेटिक लिमिट कर दिया। अब मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से आपको क्लियर करता हूं। देखिए हम लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक 2000 वॉट का एसी है, ठीक है। एक मेरे पास 1000 वॉट का हीटर है, ठीक है। और उसी तरीके से एक मान लेते हैं 100 वॉट का बल्ब है। तो यहां पे समझिए भाई सब जो है ये आपका क्या है, एक तरीके से 200 वोल्ट पे रेटेड है, ठीक है। सारा का सारा, ये भी 200 वोल्ट पे रेटेड, ये भी 200, ये भी 200। तो अभी हम लोग को पता है कि सबका जब वोल्टेज और पावर रेटिंग पता है, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग। तो रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो क्या होता है आपका वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। फर्स्ट केस में देखिए पावर आपका 2000 वॉट है, यानी तीनों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। पावर मेरा ज्यादा होगा, किसी भी एप्लियंस का ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो ओवरऑल मेरा करंट जो है बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2000 वॉट वाले एसी को चलाएंगे तो क्योंकि रेजिस्टेंस इसका कम है तो करंट ज्यादा होगा, तो सबसे पहले आपको यहां पे मोटा तार यूज करना पड़ेगा। और क्योंकि करंट ज्यादा है तो 6 एम्पियर वाला स्विच काम नहीं करेगा, 16 एम्पियर या फिर 20 एम्पियर वाला आपको स्विच लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे पावर की बात करें या फिर कहिए एनर्जी की बात करते हैं कि कितना बिजली बिल उठाएगा, तो एनर्जी की बात करें तो होता है पावर इनटू टाइम, और पावर को भी ब्रेक करके लिखूं तो होता है आपका वोल्टेज इनटू करंट
और टाइम वैसे का वैसे ही रहेगा, तो वोल्टेज तो मेरा कांस्टेंट है घर का 220 वोल्ट, राइट, लेकिन करंट मेरा यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, पावर ये कंज्यूम करेगा 2000 वॉट अगर आप रेटेड पे चलाएंगे, और जितना टाइम पे चलाएंगे उतना ज़्यादा ये बिजली बिल खाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये 1000 वॉट का है, यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो R इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। यहाँ पे पावर थोड़ा कम है तो रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक करंट आपका कम होगा, थोड़ा करंट कम होगा, सीधी सी बात है, पावर आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, कम कंज्यूम करेगा। और वही चीज़ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका और पावर कम हो चुका है, देखिए थर्ड केस में भाई R इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, पावर काफ़ी कम है, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ऑटोमेटिक करंट आपका कम हो जाएगा, करंट कम हो गया तो पतला तार लगा सकते हैं और 6 एम्पीयर का स्विच आप चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। करंट ऑटोमेटिक कम गया तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जब आप एनर्जी लगाइएगा तो एनर्जी इक्वल टू क्या था, पावर इंटू टाइम, यानी वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, सही बात है। तो वोल्टेज तो तीनों केस में कांस्टेंट था 220 220 220, लेकिन सब में करंट अलग लगा रहा है, ठीक है। ये करंट आपका यहाँ पे बहुत कम है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक एनर्जी ये कम खींचेगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे, इतना समझ में आ गया होगा, यानी करंट को कौन डिसाइड करता है, करंट को डिसाइड करता है आपका लोड, और लोड में भी कौन, उसका पावर रेटिंग, ठीक है। जितना ज्यादा पावर रेटिंग होगा, जितना ज्यादा पावर रेटिंग होगा, ध्यान समझिए, जितना ज्यादा पावर रेटिंग होगा उतना कम करंट रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ही करंट होगा। समझ में आया, उतना ही ज़्यादा मोटा तार डालना पड़ेगा आपको। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। देखिए, अगर हम लोग आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले या फिर 10 साल पहले जाएं तो हम लोग के जो घरों में भाई जो एनर्जी मीटर होता था यूज़ में, वो एक तरीके से एनर्जी मीटर, ठीक है, ये एनालॉग टाइप होता था, ठीक है। एनालॉग टाइप आपने देखा होगा, ब्लैक कलर का होता है इस तरीके का, और इसमें क्या होता है, एक एल्युमिनियम डिस्क होता है, ठीक है, इस तरीके का एल्युमिनियम डिस्क होता है, और ये स्पिंडल पे क्या होता है, गोल गोल घूमते रहता है। यानी इस एल्युमिनियम डिस्क को घुमाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। कौन सा टॉर्क चाहिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहिए। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे आता है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन टॉर्क चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन टॉर्क कैसे आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बनाना होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, कंडक्टर में करंट होना चाहिए, ठीक है। करंट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का होगा, मतलब 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपका टॉर्क बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर भाई। देखिए, ये जो आपका नाइट बल्ब है, क्योंकि इसका जो पावर रेटिंग होता है कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, ये जब जल रहा है तो कुछ ना कुछ करंट ले रहा है, कुछ ना कुछ करंट ले रहा है, तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो बिजली बिल उठाएगा, कुछ ना कुछ तो बिजली ये पावर कंज्यूम करेगा। समझ रहे हैं, सीधी सी बात है। अब हम लोग थोड़ा आगे आते हैं। जब इस नाइट बल्ब को आप जलाएंगे तो क्योंकि इसका पावर रेटिंग काफ़ी कम है, पावर रेटिंग कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट ऑटोमेटिक बहुत कम खींचेगा, और करंट ही जब आपका बहुत कम खींच रहा है, और कब का हम लोग बात कर रहे हैं, 10 साल पहले का, जब हम लोग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, यानी एनालॉग एनर्जी मीटर यूज़ करते थे, तो ऑटोमेटिक जब करंट ही आपका काफ़ी स्मॉल आ रहा है तो यहाँ पे जो इंट्रैक्शन टॉर्क बनेगा, ठीक है, यहाँ पे भाई जो इंट्रैक्शन टॉर्क बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर करंट इतना कम है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बना ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा टॉर्क बन ही नहीं पा रहा है कि ये पॉइंटर को या फिर कहिए जो आपका डिस्क है उसको घुमा सके। तो जब आपका डिस्क ही नहीं घूमेगा तो सीधी सी बात है, बिजली बिल कहाँ से उठेगा, ये एनर्जी को कैसे रिकॉर्ड करेगा, कैसे एक तरीके से रीड कर पाएगा। यही कारण है कि उस जनरेशन में हम लोग इस टाइप के बल्ब को क्या बोलते थे, 0 वॉट बल्ब, या फिर कहिए एक तरीके से ये वो बल्ब है जो एनर्जी बिल
मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल उठाता ही नहीं है। ओके, कोई भी पावर ही नहीं कंज्यूम करता है ये, क्योंकि इसका ओवरऑल जो टॉर्क बन रहा है, क्योंकि करंट काफ़ी स्मॉल है ना, समझ गए, ये करंट ही काफ़ी कम खींच रहा है, इसके चलते आपका टॉर्क सफिशिएंट नहीं बन पाता है, जिसके चलते ये डिस्क को घुमा सके। लेकिन आज का जो हम लोग का ट्रेंड है या फिर आज का जो जनरेशन है भाई, ये है पूरा डिजिटल। ठीक है, जैसे ये बोर्ड भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये भी डिजिटल है। तो डिजिटल एनर्जी मीटर या फिर कोई भी मीटर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि डिजिटल एनर्जी मीटर के केस में अगर आप इस नाइट बल्ब को जला देंगे तो ये भी आपका क्या करेगा, एक तरीके से एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये तुरंत आपका क्या होगा, रीड करना स्टार्ट कर लेगा। इसीलिए एक छोटा सा इंडिकेटर भी जो होता है, फिर एक छोटा सा एलईडी भी जो होता है, आपने क्वेश्चन देखा होगा कि जो एनर्जी मीटर होता है, डिजिटल एनर्जी मीटर, उसमें 3 लाइट होता है एलईडी। ठीक है, एक तो रेड कलर जलता है, एक आपका फेज को बताता है ग्रीन कलर का, राइट। तो जो ग्रीन वाला फेज जल रहा है, इसके चलते भी आपका एनर्जी बिल कुछ ना कुछ उठेगा। ठीक है, और क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव है, तो आप अगर नाइट बल्ब को जलाएंगे और खासकर जब आपके घर में डिजिटल एनर्जी मीटर लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको बिजली बिल पे करना पड़ जाएगा। ओके, और एनर्जी मीटर कैसे लगता है, इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ये हो गया आपका पोल। ठीक है, ये मान लेते आपका हो गया पोल, यहाँ पे आया हुआ है 3 फेज RYB, और दूसरे कलर से दिखा देते हैं न्यूट्रल को, ये मान लेते हैं आपका हो गया न्यूट्रल। तो यहाँ से जब आप एक न्यूट्रल और एक आप लाइन लेकर के आ रहे हैं, तो ये मान लेते हैं आपका घर है। ओके, इस तरीके से समझिए, आपका ये घर है। तो घर के बाहर में आपका यहीं पे लगा हुआ होगा एनर्जी मीटर। ठीक है, ये दोनों तार आएगा, इसके अंदर जाएगा, क्लियर हुआ। और इस एनर्जी मीटर से होने के बाद फिर आपका यहाँ से बाहर निकलता है, क्लियर हुआ। अब ये आपके घर में जाएगा, यानी अपने घर में आप कुछ भी जलाएंगे, एक छोटा सा एलईडी भी जलाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा करंट कहाँ जा रहा है, पहले इधर से जो भी करंट खींच रहा है ये एनर्जी मीटर में जा रहा है, और एनर्जी मीटर में जा रहा है तो सीधी सी बात है, ये जो पॉइंटर लगा हुआ है या फिर ये जो डिफ्लेक्शन मतलब जो डिस्क लगा हुआ है, अगर एनालॉग को देखें या फिर डिजिटल को देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा सिस्टम होता है, मेथड ही चेंज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये ऑटोमेटिक आपका रीड करेगा, कुछ भी आप करिएगा। अगर आप मान लेते हैं बाईपास करते हैं, बाईपास कैसे किया जाता है, ये आपका आ रहा है ना तार, अब मान लेते हैं आपने क्या किया, यहीं से तार छीन करके आप डायरेक्ट अपने घर में कनेक्शन लेके चले गए, तो अब जो है इधर से जो भी करंट आ रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 पार्ट में। तो इधर वाला जो है भाई, क्योंकि ये एनर्जी मीटर में गया ही नहीं, तो सीधी सी बात है ये एक तरीके से आप फ्री में एक तरीके से चला रहे हैं, यानी ये हो गया एक तरीके से बिजली बिल को आप चोरी कर रहे हैं, क्लियर हुआ। तो इस केस में अगर आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, ठीक है, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, वो अगर देख लेगा तो आपके ऊपर अच्छा खासा फाइन डाल देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाईपास करना, यानी बिजली एक तरीके से आप चोरी कर रहे हैं। ओके, अब इधर जैसे ये जो तार है ना, मीटर से जो तार है, इसमें आप कितना भी बाईपास कर लिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक तरीके से बिल्कुल सही है, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे। लेकिन मीटर से पहले वाले तार में अगर आप कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो आपके ऊपर एक तरीके से केस हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से भाई आपका सेशन चलेगा।